हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल। विश यू ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म। मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर एक बार फिर से आपके सामने हूँ जी, एक और बेहतरीन सेशन लेकर के। एनसीईआरटी क्विक रिवीजन विद क्वेश्चंस और टॉपिक है जी हमारा बायोमोलिक्यूल्स, लेक्चर नंबर 4। इससे पहले 3 लेक्चर्स हो चुके हैं जो चैनल पे अवेलेबल हैं, आप वो ज़रूर एक्सप्लोर कर लीजिएगा। ठीक है जी, एनसीईआरटी की एक एक लाइन को हम पढ़ते जाएंगे और वहां से किस तरह के क्वेश्चंस जो है आपके लिए फ्रेम हो सकते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करता जाऊंगा। ठीक है, तो एक पॉजिटिव सोच, एक पॉजिटिव एनर्जी और एक जील के साथ इस सेशन का आगाज करते हैं। टॉपिक है जी हमारा प्रोटीन्स। प्रोटीन वर्ड का मतलब होता है प्री एमिनेंट, राइट? या फिर आप कह दीजिए ऑफ द फर्स्ट रैंक। प्री एमिनेंट और ऑफ द फर्स्ट रैंक, जिसको आप प्राथमिकता दे रहे हैं, पहले रैंक पे रख रहे हैं। ठीक है जी। सो अलग अलग तरह के बायोमोलिक्यूल्स हैं वही एक सेल के अंदर। प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं और बहुत सारी चीजें हैं। तो प्रोटीन्स किससे बने होते हैं? अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर द प्रोटीन्स। अच्छा, याद रखिएगा, सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी अगर हमें पूछी जाए कि भाई सबसे ज्यादा वेराइटी कौन से बायोमोलिक्यूल्स में है, द आंसर विल बी प्रोटीन्स, राइट? तो प्लीज रिमेंबर दैट प्रोटीन्स आर मोस्ट diverse. Proteins are most diverse biomolecules, right? वैरायटी सबसे ज्यादा प्रोटीन्स में मिलेगी। ओके, चलो आगे क्या लिखा है? प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड्स। अभी पॉलीपेप्टाइड का मतलब क्या है? पॉली मीन्स मैनी, बहुत सारे, और इनमें पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं। एडजेसेंट अमीनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड है, जो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। दे आर लीनियर चेन्स ऑफ अमीनो एसिड्स। कैसी चेन्स हैं? दे आर लीनियर चेन्स ऑफ एमिनो एसिड्स विच आर लिंक्ड बाय कौन से बॉन्ड्स? पेप्टाइड बॉन्ड्स, एज शोन इन फिगर 9.3। तो फिगर 9.3 ये है जिसका रेफरेंस उन्होंने दिया। यहां पे प्रोटीन के लेवल के अलग अलग स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं कि भाई प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है, सेकेंडरी क्या है, टर्शरी क्या है, क्वाटरनरी क्या है, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। सो वापस आते हैं। प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स आर द लीनियर चेन्स ऑफ अमीनो एसिड। अब सादी भाषा में समझते हैं। एक अमीनो एसिड, ये रहा दूसरा अमीनो एसिड, ये रहा तीसरा, ये रहा चौथा, ये रहा पांचवा, ये रहा छठा। तो आप ऐसे इमेजिन कर लीजिए, राइट? इसको हम कह देते A1 मतलब अमीनो एसिड 1, अमीनो एसिड 2, अमीनो एसिड 3, अमीनो एसिड 4, अमीनो एसिड 5 एंड सो ऑन। ये जो इनके बीच में बॉन्ड हैं, ये कौन से? दीज बॉन्ड्स आर पेप्टाइड बॉन्ड्स। पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है हम ये भी समझेंगे। ठीक है, एक अमीनो एसिड का हमें एक सिंपलेस्ट लेवल पे स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि अमीनो एसिड में होता क्या है। तो चलो जी, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था दे आर सब्सटीट्यूटेड मिथेन्स। तो ऐसे बनाते, चलो मिथेन में क्या है? कार्बन है ना? और कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो इसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं बिकॉज NH2 एंड COH ग्रुप आर अटैच्ड टू द सेम कार्बन। तो NH2 को यहां पे लिख देता हूं H2N, और यहां पे लिख देता हूं COOH या C डबल बॉन्ड OH, ऐसे भी कह सकते हैं, है ना? यहां पे मैंने डाल दिया एक हाइड्रोजन H, और यहां पे लिख दिया R। सो दिस R इज द साइड चेन। तो अलग अलग अमीनो एसिड्स में ये जो बैकबोन है ये तो सेम रहती है। दिस इज बैकबोन ऑफ अमीनो एसिड। तो फिर अलग अलग अमीनो एसिड में वेरी क्या करता है, चेंज क्या होता है? वो आर है। जो साइड चेन है ना, ये अलग अलग अमीनो एसिड में अलग अलग है। किसी में सिंपल एच भी हो सकता है। अगर मैं आर की जगह सिंपल एच लगा दूं तो क्या बन जाएगा? देखते हैं इधर। अगर मैं आर की जगह सिंपल एच लगा दूं तो क्या बन जाएगा? तो बन जाएगा हमारा सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। और कौन सा होता है सिंपलेस्ट अमीनो एसिड? ग्लाइसिन। सो ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। अब इसमें फिर आप और कॉम्प्लेक्स ग्रुप्स भी लगा सकते हैं। CH2OH लगा दिया या कोई और ग्रुप लगा दिया तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग अमीनो एसिड बनते जाएंगे।
वो हमने स्ट्रक्चर अपने पिछले सेशंस में पढ़ा था, है ना। एनसीईआरटी ने कुछ स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, वो आपको याद जरूर कर लेने हैं, ठीक है। सो एक अमीनो एसिड में आप देखो इधर वाला हिस्सा है और एक इधर वाला, तो यहां पे हम कह देते हैं कि ये एन टर्मिनल है, एन टर्मिनल, ठीक है, ओके। और इधर वाले को हम कह देंगे सी टर्मिनल। ये हम कब कहेंगे? जब एक अमीनो एसिड दूसरा अमीनो एसिड आपस में जुड़ते जाएंगे। जैसे इसके बाद नेक्स्ट अमीनो एसिड शुरू करूं यहां पे, तो कैसे शुरू होगा? यहां पे फिर वही चीज रिपीट करनी है, H2N हो गया, फिर C हो गया, और फिर उसके बाद COH हो गया। तो यहां पे कौन सा बॉन्ड बन जाता है? पेप्टाइड बॉन्ड। तभी तो हमने कहा दैट एमिनो एसिड्स दे आर पॉलीपेप्टाइड्स। पॉली मीन्स मेनी, दे हैव मेनी पेप्टाइड बॉन्ड्स। यही बात तो लिखी थी, दे आर लीनियर चेन्स ऑफ अमीनो एसिड्स लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स। तो इतनी बात याद हो गई, ठीक है। ये रहा आपके सामने एक पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड विच हैज मेनी अमीनो एसिड्स, ठीक है। स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स भी होते हैं, बड़े पॉलीपेप्टाइड्स भी होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी ने क्या कहा? ईच प्रोटीन इज द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स। हाँ, सो अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर प्रोटीन्स। जैसे ईंटें जोड़ जोड़ के दीवार बनती है, तो आप इमेजिन करिए अमीनो एसिड जोड़ जोड़ के फिर प्रोटीन बन जाते हैं। एनसीईआरटी सेज एज देयर आर 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स। 20 तरह के अमीनो एसिड हैं जो इन्होंने कहे हैं। अच्छा, क्या आपको नाम याद है 20 अमीनो एसिड्स के? भाई मुझे तो याद है, आंखें बंद करके भी मैं बोल सकता हूं। बोलूं? चलो आंखें बंद करता हूं। ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, प्रोलीन, सीरीन, थ्रियोनिन, फिनाइल एलानिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिन, एस्पाराजीन, सिस्टीन और मीथियोनिन। सिस्टीन और मीथियोनिन सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स हैं। ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, नाम क्या है, एसिड लगा तो दे आर एसिडिक अमीनो एसिड्स, ठीक है। तो कोशिश करिए कि भाई आपको भी ये सारे नाम याद हो जाएं। तो उन्होंने कहा कि भाई 20 अमीनो एसिड्स हैं। दीज 20 अमीनो एसिड्स आर आल्सो कॉल्ड मैजिक 20। अच्छा, आप आगे हायर क्लासेस में पढ़ोगे भाई और भी अमीनो एसिड डिस्कवर हुए हैं, ठीक है। ओ मिथाइल, एल टायरोसिन, एल होमोग्लूटामीन, सिलीनोसिस्टीन, है ना, बहुत सारे और बैक्टीरिया में डिस्कवर करेंगे। नेचर में 20 नहीं है, नेचर में तो बहुत ज्यादा है। More than 300 amino acids exist in nature, but out of those 300, 20 amino acids enter into the process of protein synthesis. So there are protein amino acids, there are non-protein amino acids, जैसे ornithine, citrulline, non-protein amino acids हैं, यूरिया सिंथेसिस में इन्वॉल्व हैं। There are rare amino acids also. तो नेचर में तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमें वो ये कह रहे हैं कि 20 अमीनो एसिड वो हैं जो कि प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। कितने? 20. सो दीज 20 एमिनो एसिड्स, एनसीईआरटी ने सारे नाम नहीं बताए यहां पे आपको इस चैप्टर में। दीज 20 एमिनो एसिड्स दे आर ऑल्सो कॉल्ड मैजिक 20, जादू 20, और दे आर कॉल्ड the 20 alphabets. They are 20 alphabets of what? Of the bioprotein language. These are 20 amino acids of bioprotein language, right? तो यही 20 अमीनो एसिड्स अलग अलग जो है वो जुड़ करके प्रोटीन बना देते हैं। तो कुछ नाम उन्होंने यहाँ पे दे दिए, एलानिन दे दिया, सिस्टीन दे दिया, प्रोलिन दे दिया, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन। भाई इनके अलावा भी और बहुत सारे होते हैं, ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, प्रोलिन, सीरीन, थ्रियोनिन, फिनाइल एलानिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामीन, एस्पाराजीन, सिस्टीन, मीथियोनिन। सिस्टीन इज अ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, ध्यान रखिएगा। ट्रिप्टोफैन इज मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड, ट्रिप्टोफैन सबसे कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड है स्ट्रक्चर वाइज, एंड ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, ठीक है। आगे क्या कहते हैं वो? आगे एनसीईआरटी कहती है अ प्रोटीन इज अ, ये टर्म ध्यान रखना, प्रोटीन इज अ हेट्रोपॉलीमर, हेट्रोपॉलीमर है, एंड नॉट अ होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर का मतलब हो गया कि भाई एक ही तरह का यूनिट रिपीट हो रहा है, ग्लाइसिन 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 ग्लाइसिन। तो वो कह रहे हैं ऐसा नहीं है, हेट्रोपॉलीमर है।
ग्लाइसिन, फिर आ गया एलानिन, फिर अगला अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन हो सकता है, अगला अमीनो एसिड ग्लूटामिक एसिड हो सकता है. सो दे आर हेट्रोपॉलीमर्स, दे आर नॉट होमोपॉलीमर्स. फिर उन्होंने डिफाइन करा है अ होमोपॉलीमर. होमोपॉलीमर क्या होता है? अ होमोपॉलीमर हैज ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर, केवल एक तरह का मोनोमर जिसमें होगा, विच इज रिपीटिंग n नंबर ऑफ टाइम्स, जो कि कई बार रिपीट हो रहा है. तो भाई प्रोटीन में ऐसा नहीं है. प्रोटीन्स के केस में जैसे मान लो पहला अमीनो एसिड किसी प्रोटीन में ग्लाइसिन है, उसके बाद हो सकता है नेक्स्ट वाला वैलीन हो, राइट. एक रैंडम एग्जांपल मैं दे रहा हूं, ठीक है. उसके बाद हो सकता है नेक्स्ट वाला ट्रिप्टोफैन हो, उसके बाद नेक्स्ट वाला कोई और हो सकता है, लाइसिन हो सकता है, यहां पे फिर हो सकता है दो जगह लाइसिन रिपीट हो गया. लेकिन ओवरऑल दे आर हेट्रोपॉलीमर्स, होमोपॉलीमर्स नहीं है. ठीक है. 20 amino acids, the magic 20 alphabets of the bioprotein language, they get arranged in different ways to form variety of proteins. इसीलिए proteins most diverse biomolecules हैं. आगे बढ़ते हैं. The information about the amino acid content, it is important. वो कह रहे हैं कि प्रोटीन के अंदर जो एमिनो एसिड्स हैं उसके बारे में जानकारी होना बड़ा जरूरी है. एज लेटर इन इंपॉर्टेंट एज लेटर इन योर न्यूट्रिशन लेसन, की आगे जाके आप न्यूट्रिशन वाले लेसन में पढ़ेंगे, बट डाइजेस्टिव सिस्टम तो सिलेबस में है ही नहीं. ठीक है जी. यू विल लर्न, दे आर सेइंग एज लेटर इन योर न्यूट्रिशन लेसन यू विल लर्न दैट सर्टन अमीनो एसिड्स, कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे हैं विच आर इसेंशियल फॉर आवर हेल्थ. अच्छा जी, यहां पे उन्होंने जिक्र करा है इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स का. तो बेसिक सा फंडा समझिए. प्लांट्स कैन सिंथेसाइज ऑल द अमीनो एसिड्स रिक्वायर्ड बाय देम. एनिमल्स कैनॉट सिंथेसाइज सर्टन अमीनो एसिड्स. एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस cannot synthesize certain amino acids which are required by them. So these amino acids must be supplied in diet. वो भोजन में होने चाहिए जो शरीर खुद नहीं बना सकता. तो वो ऐसे अमीनो एसिड जो हमें डाइट में चाहिए और शरीर नहीं बना सकता, उन्हें कहते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड्स. और जो बाकी वाले हैं वो नॉन इसेंशियल. अब नॉन इसेंशियल से ये नहीं मतलब है कि फालतू के हैं. नॉन इसेंशियल का मतलब कि शरीर उन्हें बना सकता है, लिवर में बनते हैं ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शंस से. एमबीबीएस में बायोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे आगे आप. ठीक है जी, मैं पढ़ता हूं फिर से. यू विल लर्न दैट सर्टेन अमीनो एसिड्स आर इसेंशियल फॉर आवर हेल्थ. तो दे हैव टू बी सप्लाइड, तो जरूरी है दे हैव टू बी सप्लाइड थ्रू आवर डाइट. तो भाई भोजन में वो लेने पड़ेंगे. हेंस डाइटरी प्रोटीन्स, तो डाइट में प्रोटीन लेना जरूरी है. डाइटरी प्रोटीन्स जो हैं, these are essential, these are the source of essential amino acids. तो अगर पूछें which is the source of essential amino acid, आप कहेंगे जो हम प्रोटीन खाते हैं, है ना. अब उसमें भी ध्यान रखिएगा, एक होते हैं फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स, एक होते हैं सेकंड क्लास प्रोटीन्स. फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स वो होते हैं विच कंटेन ऑल इसेंशियल अमीनो एसिड्स इन प्रॉपर प्रपोर्शन. नॉन वेज डाइट में मिलेंगे आपको, मेनली नॉन वेज डाइट में ऑल इसेंशियल अमीनो एसिड्स इन प्रॉपर प्रपोर्शन. सेकेंड क्लास प्रोटीन्स वो होते हैं विच डू नॉट कंटेन ऑल इसेंशियल अमीनो एसिड्स इन प्रॉपर प्रपोर्शन. तो वेज डाइट में मिलेंगे आपको वो. ठीक है जी, ओके. सो डाइटरी प्रोटीन्स जो हैं, डाइट में प्रोटीन लेना जरूरी है, क्योंकि प्रोटीन के जरिए आपको इसेंशियल अमीनो एसिड मिलेंगे. और इसेंशियल वो हैं जो शरीर बना नहीं सकता. अब एनसीईआरटी ने उसके नाम नहीं दिए हैं अलग से, आप आगे जाकर के हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि भाई कौन कौन से अमीनो एसिड्स इसेंशियल हैं और कौन से इसेंशियल नहीं हैं. ठीक है जी. Therefore, amino acids can be essential. वो कहते हैं amino acids को दो कैटेगरी में बांट लो. They can be essential और they can be non-essential. दो तरह के हो गए. The later मतलब non-essential. The non-essential amino acids are those which our body can make, जो हमारा शरीर बना सकता है, while we get essential amino acids through our diet. तो non-essential amino acid आपका शरीर बना सकता है, इसेंशियल वाले हमें डाइट में चाहिए. याद हो गई जी इतनी बात. नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड हमारा शरीर कहां पे बनता है, कैन मेक. तो मेक में मैं यहां पे बात डाल दूं कि कौन बनाता है, लिवर. और जो रिएक्शन है दैट इज ट्रांस अमाइनेशन.
वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, फिनाइलएलानिन, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन, मिथ्योनिन, राइट, ये आ जाते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड्स में। आर्जिनिन और हिस्टिडीन जो होते हैं, दे आर सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड्स। कौन से हैं सेमी इसेंशियल? आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। अब क्यों कहते हैं उनको सेमी इसेंशियल? ध्यान रखना, आर्जिनिन and histidine, arginine and histidine, these are semi essential amino acids. These are slow to be produced in the body, बनते हैं, but these are slow to be produced in the body. आर्जिनिन जो है, यूरिया साइकिल जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आर्जिनिन आप पढ़ेंगे कि कैसे बनता है वो। छोटे बच्चों के लिए ये इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। फॉर चिल्ड्रन दीज टू आर इसेंशियल अमीनो एसिड्स, राइट। और एक और है एडल्ट्स में, थ्रियोनिन जो होता है, दैट इज ऑल्सो कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ इसेंशियल अमीनो एसिड्स। ओके, लेट मी कम बैक। आगे क्या कह रही है एनसीईआरटी हमारी? आगे हमें एनसीईआरटी कह रही है प्रोटीन्स कैरी आउट मेनी फंक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे काम करते हैं। आपको कितने सारे प्रोटीन्स के नाम पता है हमारे शरीर में? विजुअल प्रोटीन्स होते हैं, रोडोप्सिन और आयोडोप्सिन, है ना, जो रॉड्स एंड कोन्स में है। कोलेजन प्रोटीन, द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द ह्यूमन बॉडी और इन द एनिमल वर्ल्ड, ठीक है। रुबिस्को के बारे में पढ़ेंगे, द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द बायोस्फीयर, राइट। इसके अलावा हमारी एंटीबॉडीज जो हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, वो भी तो प्रोटीन्स ही हैं। परफॉरिन्स होते हैं प्रोटीन्स शरीर में। मायोसिन एंड एक्टिन मसल में हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स। तो कई तरह के प्रोटीन्स हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं वो भी तो प्रोटीन्स ही हैं। कई हार्मोन्स हैं जिनका नेचर प्रोटीनिशियस है, राइट। सो देयर आर स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, देयर आर एंजाइमेटिक प्रोटीन्स, डिफेंसिव प्रोटीन्स, वेनमस प्रोटीन्स, बहुत सारे के प्रोटीन्स हैं। So proteins carry out many functions in living organisms. फिर उन्होंने आगे बताया कुछ प्रोटीन्स ऐसे हैं, some transport nutrients across the cell membrane. अब जैसे ग्लट है, ग्लट की बात करेंगे हम, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन जो है, ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व है। सम फाइट इन्फेक्शन कौन? एंटीबॉडीज, राइट। सम आर हॉर्मोन्स, इंसुलिन हार्मोन हो गया, ग्लूकागॉन हार्मोन हो गया। हार्मोन शरीर में कई तरह के होते हैं, प्रोटीन हार्मोन, स्टेरॉयड हार्मोन, कैटेकोलामीन हार्मोन्स। प्रोटीन में भी फिर हम पेप्टाइड हार्मोन्स अलग कर लेते हैं। पेप्टाइड मतलब छोटा, प्रोटीन मतलब ज़्यादा बड़ा। सम आर एंजाइम्स, जैसे कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स। यहाँ पे उन्होंने कहा कि एक टेबल हमने दी है जहाँ पे सारी बातें लिखी हैं। इस पर अभी हम आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आता है। कोलेजन, चलो ये क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। कोलेजन, एन एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन. It is the most abundant protein where? In the animal world. In animal world, including the human body, it is the most abundant protein. Human blood में अगर पूछे सबसे abundant तो सीरम एल्ब्यूमिन है, ठीक है जी। फिर आगे कहते हैं राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेस, जिसे शॉर्ट में रियूबिस्को कहा जाता है। It is the most abundant protein in the whole of the biosphere. सबसे abundant protein बायोस्फीयर में रुबिस्को, एनिमल वर्ल्ड में कोलेजन, ह्यूमन बॉडी में कोलेजन। ह्यूमन ब्लड में कौन है सबसे ज्यादा? लिख दूं अलग से, ह्यूमन ब्लड में सबसे ज्यादा abundant protein, most abundant protein in human blood, it is serum albumin. Most abundant protein in human blood is serum albumin, ठीक है। ह्यूमन ब्लड में ऐसे लिख दें यहाँ पे, serum albumin, it is most abundant, it maintains the blood colloidal osmotic pressure. मच्छर जब हमें काटते हैं, फीमेल मॉस्किटोज जिनके पास पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स होते हैं, वो हमारा खून क्यों चूसते हैं? बिकॉज दे रिक्वायर दिस ब्लड प्रोटीन फॉर फॉर्मिंग देयर एग्स, oogenesis में, वो पढ़ेंगे अब हम आगे। चलो, दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। Why? Because NEET 2026 जो पेपर हुआ था 3 मई को, उसमें यहां से क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो देखें, कोलेजन क्या है? इट इज द इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस। इंटरसेलुलर मतलब दो सेल्स के बीच में,
कोलेजन इज द मोस्ट जो है वेरी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन. जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, विद एडवांसिंग एज कोलेजन बिकम्स रिजिड एंड इम्परमिएबल, सो ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू एंटर इनटू द सेल्स. सो कोलेजन एक ऐसा प्रोटीन है जो एजिंग के साथ रिलेटेड है. द प्रोटीन विच इज रिलेटेड विद एजिंग इज कोलेजन. विद एडवांसिंग एज इट बिकम्स रिजिड एंड इम्परमिएबल, सो ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू एंटर इनटू द सेल्स. मेटाबॉलिक वेस्ट्स कैनॉट लीव द सेल इजीली. Then comes trypsin, very important. Trypsin एक ancestral enzyme है. Ancestral enzyme का मतलब it is found in all the animal groups from protozoa to primates. Trypsin protein digesting enzyme है जो कि pancreas से रिलीज होता है ट्रिप्सिनोजन की फॉर्म में, फिर वो एक्टिव होता है ट्रिप्सिन की फॉर्म में. इंसुलिन पैनक्रियाज रिलीज करते हैं और इंसुलिन एक हार्मोन है, बिल्कुल सही. यहाँ पे ग्लूकागॉन भी हार्मोन में हम एग्जांपल ले सकते हैं, राइट. एंटीबॉडीज यानी इम्यूनोग्लोब्युलिन्स. एंटीबॉडीज आर व्हाट? इम्यूनोग्लोब्युलिन्स. ओके, कई तरह की एंटीबॉडीज आपने पढ़ी हैं, IgG, IgA, IgD, IgE, IgM. देन प्रोटीन्स रिसेप्टर्स के रूप में भी काम करते हैं. सेंसरी रिसेप्शन, जैसे हमारे पास अलग अलग तरह की सेंसेस हैं. सेंस ऑफ स्मेल है नोज, सेंस ऑफ टेस्ट है टंग. देन हार्मोन के लिए रिसेप्टर. तो कई तरह के रिसेप्टर्स के रूप में भी प्रोटीन्स काम कर रहे हैं. दिस इज इंपॉर्टेंट, दैट इज GLUT4, राइट, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन. इट enables glucose transport into the cells, and please remember that insulin helps in entry of glucose into the cells, and GLUT4 protein जो है it is glucose transporting protein. चलो, ये टेबल इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्रॉस मैच करने में कोई ना कोई क्वेश्चन यहां पे आ सकता है. अगला टॉपिक एनसीईआरटी देती है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स. ठीक है, तो प्रोटीन स्ट्रक्चर में हम पढ़ेंगे भाई प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है, टर्शरी स्ट्रक्चर क्या है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या है. सो एनसीईआरटी कहती है प्रोटीन्स एज मेंशन्ड अर्लियर दे आर हेट्रोपॉलीमर्स. दोबारा रिपीट करी इन्होंने ये बात. प्रोटीन्स आर हेट्रोपॉलीमर्स कंटेनिंग स्ट्रिंग्स ऑफ एमिनो एसिड्स. एमिनो एसिड की लंबी चेन है. स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल से मतलब क्या है? इट मीन्स डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट्स. तो कह रहे हैं कि जब एक स्ट्रक्चर शब्द आप साइंस में यूज करते हो तो केमिस्ट्री में उसका कुछ मतलब और हो सकता है, फिजिक्स में कुछ मतलब और हो सकता है किसी चीज का स्ट्रक्चर, बायोलॉजी में उस चीज का मतलब कुछ और हो जाता है. स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स मीन्स डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट. जैसे in case of inorganic chemistry the structure invariably, जब आप inorganic chemistry पढ़ते हैं और आप स्ट्रक्चर की बात करते हैं, the structure invariably refers to the molecular formulae, sodium chloride, NaCl, magnesium chloride, MgCl2. organic chemistry जो है, organic chemists they always write a two-dimensional view of the molecule. तो जैसे आपने बेंजीन का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, कई चीजों के पढ़े आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ऑफ कोर्स आप मुझसे ज्यादा जानते हैं. ठीक है जी. ऑर्गेनिक केमिस्ट्स ऑलवेज राइज अ टू डायमेंशनल व्यू ऑफ द मॉलिक्यूल्स व्हाइल रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल्स. जैसे कि बेंजीन हो गया, नेप्थलीन हो गया, तो ये टू डायमेंशनल की बात करते हैं. फिजिक्स की बात करें, फिजिस्ट्स दे conjecture up the three-dimensional views of molecular structures, while अब जो हमारे मतलब की बात है, biologists describe the protein structure at how many levels? 4 levels. कौन कौन से 4 levels? प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो कि अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड, दो तरह का होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, लिखा है ना, अल्फा हेलिक्स and beta pleated sheet structure, and the fourth level is quaternary structure. क्वाटरनरी में ना हीमोग्लोबिन की एग्जांपल याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है. ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, मैंने आपके लिए लगाया है यहाँ पे. तो अभी हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी इन सब की बात करेंगे. तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं प्राइमरी स्ट्रक्चर. क्या होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर? द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स, राइट. इट इज रेफरिंग टू द linear arrangement of amino acids in a polypeptide chain. कि भाई किस पोजीशन पे कौन सा अमीनो एसिड है
जैसे एक माला में मैं ये मोती पिरो दूं तो कुछ इस तरह का बन जाएगा, है ना। सो दिस इज एमिनो एसिड 1, एमिनो एसिड 2, एमिनो एसिड 3 थर्ड पोजीशन पे एंड सो ऑन। इधर वाला टर्मिनल बताया था क्या बोलना है, एन टर्मिनल, और उधर वाले टर्मिनल को सी टर्मिनल, ठीक है जी। तो राइट एंड लेफ्ट हैंड ध्यान रखिएगा, एन टर्मिनल सी टर्मिनल। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द primary structure. This linear sequence of amino acids in a polypeptide chain is the primary structure. The sequence of amino acids, that is positional information. इससे यही तो पता चल रहा है कि कौन सी पोजीशन पे कौन सा अमीनो एसिड है, 6th पोजीशन पे कौन है, 10th पोजीशन पे कौन है। पोजिशनल इंफॉर्मेशन इन अ प्रोटीन, which is the first amino acid, which is the second amino acid, and so on. This is called primary structure. Suppose मैं कहूं पहले पे क्या है, तो आप कहें सर पहले पे ग्लाइसिन है, एक रैंडम एग्जांपल ले रहा हूं, है ना। फिर मैं कहूं भैया इस वाले पे क्या है, तो आप कहते हैं सर यहां पे लाइसिन है। So the linear sequence of amino acids in a polypeptide chain, the positional information of the amino acids is what is the primary structure. तो यहां पे इन्होंने अमीनो एसिड बना करके ये दिखाए हैं और इसे पॉलीपेप्टाइड कहा है। अब ये जो लीनियर चेन हमने बनाई थी, है ना, अगर मैं सादी भाषा में लिखूं, सपोज दिस इज द लीनियर चेन ऑफ द अमीनो एसिड, दिस लीनियर चेन कैन फोल्ड अपॉन इटसेल्फ टू एक्वायर अ नेक्स्ट लेवल। ये अपने ऊपर फोल्ड कर सकती, ऐसे एक स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर बना सकती है। जब ऐसा होगा तो कई अमीनो एसिड करीब आ जाएंगे और उनके बीच में अलग अलग तरह के बॉन्ड्स बन सकते हैं। जो लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स था, यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं, इस केस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे और भी कई तरह की इंटरेक्शन होंगी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने में। सो इसको हम कह देते हैं अल्फा हेलिक्स। लेकिन एक दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि भाई ये जैसे हम प्लीटेड पेपर बनाते हैं ना, वो चाइनीज पंखा बनाते थे ना बचपन में, कागज को फोल्ड कर करके, तो ये कुछ सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है, ठीक है। अब ये मैं कोशिश कर रहा हूं आपके लिए एक ऐसे 3D सा लुक देने का, इसको शायद ये मुझसे हो जाए, है ना। ये कुछ इस तरह से भी तो हो सकता है। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। सो ये भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, अल्फा हेलिक्स हो गया और बीटा प्लीटेड हो गया, दो दिखा दिए मैंने आपको। ये कौन सा था, दिस इज अल्फा हेलिक्स, राइट। दिस इज बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। ये दोनों सेकेंडरी लेवल हैं प्रोटीन स्ट्रक्चर के। एनसीईआरटी ने कुछ इस तरह से दिखाया है अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड को, मैंने कुछ इस तरह से दिखा दिया आपको, ठीक है जी। आगे क्या कह रहे हैं वो प्राइमरी स्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंट है। The first amino acid is also called as what? N-terminal amino acid. ये बात मैंने थोड़ी देर पहले भी बताई ना। It is called N-terminal amino acid. The last amino acid, it is also called as the कौन सा terminal? C-terminal amino acid. ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है N-terminal में कौन सा और C-terminal में कौन सा है, ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है। आगे, A protein thread, वो जो धागा है, does not exist throughout as an extended rigid rod. ऐसा नहीं समझना कि वो लंबी सी बस एक रॉड बनी हुई, नहीं, इंपॉर्टेंट है। A protein thread does not exist throughout as an extended rigid rod. The thread is folded in the form of a helix सिमिलर टू अ रिवॉल्विंग स्टेयरकेस। ऐसे घुमावदार सीढ़ियां जो होती हैं तो हेलिक्स की फॉर्म में हो सकता है। ऑफ कोर्स ओनली, केवल सम पोर्शंस ऑफ द प्रोटीन थ्रेड आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। केवल कुछ पोर्शंस, ये हाईलाइट कर देते हैं। Of course, only some portions of the protein thread are arranged in the form of helix, right? सारे का सारा हेलिक्स में जरूरी नहीं है, कुछ हिस्सा हेलिकल फॉर्म में आ रहा है, फिर आगे बीटा प्लीटेड हो गया, फिर आगे हेलिक्स हो गया, ऐसा हो सकता है। इन प्रोटीन्स, ये इंपॉर्टेंट है, ओनली राइट हैंडेड हेलिसेस आर ऑब्जर्व्ड। इंपॉर्टेंट, यहां से एग्जामिनर क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। इन प्रोटीन्स ओनली द राइट हैंडेड हेलिसेस दे आर observed. फिर आगे कहते हैं
other regions of the protein thread are folded into other forms, what is called as the secondary structure. So alpha helix, beta pleated, secondary structure हो गया. फिर आगे क्या कह रहे हैं? In addition, the long protein chain is also folded upon itself. वो प्रोटीन चेन अपने ऊपर भी फोल्डेड है, फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ, जैसे कि लाइक अ हॉलो वूलन बॉल. भाई पहले तो मान लो आपके पास एक लंबी तार थी, उस तार से आपने स्प्रिंग बनाया. मान लो एक लंबा सा स्प्रिंग है, मैं कहूं स्प्रिंग से एक ऊन जैसा गोला बना दो, तो वो नेक्स्ट लेवल ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, गिविंग राइज टू दी टर्शियरी स्ट्रक्चर, द थर्ड लेवल. फिगर 9.3c, राइट, 9.3c में आ जाते हैं ये वाला. तो उन्होंने कहा ये टर्शियरी लेवल है, द नेक्स्ट लेवल ऑफ द स्ट्रक्चर, जहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं, जो उसे स्टेबलाइज कर रहे हैं. ठीक है जी, कहां गए हम? हाँ, ये कर लिया हमने. अदर रीजन्स ऑफ द प्रोटीन थ्रेड आर फोल्डेड इनटू अदर फॉर्म्स. हाँ, ये तो पढ़ लिया था हमने. यहां पे हम दिस गिव्स अस अ थ्री डायमेंशनल व्यू ऑफ द प्रोटीन. Tertiary structure is absolutely necessary for the many biological activities of proteins. So this sentence is important. यहां से फ्रेम हो सकता है क्वेश्चन, जो एनसीईआरटी ने सेंटेंस दिया है, that tertiary structure it is absolutely is necessary, essential for what? For many biological activities of the proteins. अगर आपने टर्शरी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय कर दिया प्रोटीन का किसी वजह से, तो वो अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाएगा, बिकॉज टर्शरी स्ट्रक्चर इज एब्सोल्युटली इसेंशियल और नेसेसरी. फिर आगे बढ़ते. सम प्रोटीन्स, कुछ प्रोटीन्स ऐसे हैं, दे आर एन असेंबली ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड्स और सब यूनिट्स. भाई अगर मैं हेमोग्लोबिन की ही बात करूं, hemoglobin has heme and globin, right? There are 2 alpha chains and 2 beta chains. तो वो यही कह रहे हैं कि भाई कुछ प्रोटीन्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें अलग अलग तरह की पॉलीपेप्टाइड चेन्स हो. The manner in which these individual folded polypeptides या सब यूनिट्स are arranged with respect to each other, एक दूसरे के संबंध में वो चेन्स किस तरह से अरेंज्ड हैं, right? Example, linear string of spheres. Then the spheres are arranged one upon each other in the form of a cube or in the form of a plate, etc. This is the architecture of a protein. Otherwise, this architecture is what is called as the quaternary structure of a protein. Right? So, जैसे quaternary structure में जो typical example दी जाती है, वो hemoglobin की दी जाती है. Hemoglobin, red colored oxygen carrying protein present in your red blood corpuscles. We know that hemoglobin, it has heme and globin. Heme is the iron containing part and globin is the protein part. Now this has 2 alpha chains and there are 2 beta chains. अब ये alpha chains और beta chains किस तरह से arranged हैं आपस में कि ultimately वो hemoglobin का structure बना रहे हैं. ठीक है. एडल्ट ह्यूमन हेमोग्लोबिन, एडल्ट हेमोग्लोबिन की बात करिए, यहां पे फीटल हेमोग्लोबिन भी होता है. एडल्ट ह्यूमन हेमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट्स. 2 ऑफ दीज आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, यानी 2 अल्फा चेन. हैंस द 2 सब यूनिट्स ऑफ अल्फा टाइप and 2 subunits of beta type together constitute the human hemoglobin. So hemoglobin has how many chains? 2 alpha chains, 2 beta chains. Hemoglobin shows the quaternary structure, right? फिर से डायग्राम पे आ गए. प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड quaternary. Primary is the linear sequence of amino acids arranged in a polypeptide chain. It tells the positional information of every amino acid, N-terminal, C-terminal, right? Then the linear polypeptide chain can acquire alpha helical form or the beta pleated sheet structure. Next is tertiary level and after that is what is the quaternary level. तो इसके साथ ही प्रोटीन्स की कहानी खत्म हुई. अब हमारे पास आ गए क्वेश्चंस. एनसीईआरटी की एक लाइन में से क्वेश्चन, जितने क्वेश्चंस मैं करा सकता हूं अभी मैं करा देता हूं. बाकी आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पे ये पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा. टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा और पिंड कमेंट में भी होगा. ठीक है जी, चलो पढ़ते हैं. क्या है क्वेश्चन? अ बायोकेमिस्ट सिंथेसाइजेस अ पॉलीपेप्टाइड चेन कंसिस्टिंग ऑफ 50 alanine रेजिड्यूज.
एक केमिस्ट ने, बायोकेमिस्ट ने एक प्रोटीन की चेन बनाई है पॉलीपेप्टाइड जिसमें 50 एलानिन रेजिड्यूज है, 50 एलानिन अमीनो एसिड्स है. Which of the following is most accurate classification of this molecule? तो अब हम उसे क्या कहेंगे जो उसमें 50 के 50 एलानीन ही है. देखते हैं. It is a protein because it is linear chain of amino acids linked by peptide bonds. It is a homopolymer and therefore not technically a protein in biological sense. क्या ये सही है? Next, साइड में हट जाता हूं. It is a heteropolymer because alanine can exist in different isomeric forms. It is essential protein because the body cannot synthesize alanine. Well, of course, you can see that the correct answer is B option because it is a homopolymer. सिर्फ alanine है and therefore it is not technically a protein in a true biological sense. Good question. अगले सवाल पे चलते हैं. चलो. Consider the following 4 statements regarding protein structure. The left end of a protein is the C terminal. क्या लेफ्ट वाला C होता है? या जब हमने बनाया था लेफ्ट वाला N होता है. The primary structure provides positional information of amino acid. ये तो ठीक है. Only left-handed helices are observed in the secondary structure. Left या right? ध्यान दीजिए. Tertiary structure is a 2-dimensional view of a protein. Tertiary structure 2-dimensional view है या 3-dimensional view है. How many of the above statements are incorrect? कितनी बातें गलत हैं, कितनी बातें इनकरेक्ट हैं? द करेक्ट आंसर इज सी. 3 बातें यहां पे इनकरेक्ट हैं. तो सही बात कौन सी हो गई? ये वाली. द प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स द पोजिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ द अमीनो एसिड्स. आई वुड से इट इज अगेन अ गुड क्वेश्चन. ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आने चाहिए जिससे कि पता चले बच्चे ने वाकई अच्छे से पढ़ाई करी है. आगे बढ़ते हैं. Dietary proteins are the only source of essential amino acids for human body. Okay? Essential amino acids are those which our body cannot synthesize and must be supplied through diet. क्या assertion और reason दोनों सही हैं? और अगर वो दोनों सही हैं तो क्या reason जो है assertion को explain कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है. यहां पे essential और नॉन essential amino acids की बात हो रही थी. essential amino acids वो होते हैं जो हमारा शरीर नहीं बना सकता, हमें डाइट में चाहिए. नॉन essential amino acids वो हैं जो कि शरीर बना लेता है लिवर में ट्रांसअमाइनेशन से. If a specific protein requires a hollow woolen ball conformation to function as an enzyme like trypsin, which level of structure is being described as the absolute requirement for its catalytic activity? तो ये hollow woolen ball वाली बात क्या प्राइमरी के लिए करी थी एनसीईआरटी ने, सेकेंडरी के लिए या फिर टर्शरी के लिए? सो द करेक्ट आंसर इज दे आर रेफरिंग टू द टर्शरी स्ट्रक्चर. ओके, अब ये भी अच्छा क्वेश्चन है. चलो मैच करते हैं. GLUT4 रिसेप्टर, कोलेजन, एंटीबॉडी. सो एंटीबॉडी हो जाएगा फाइट इन्फेक्शियस एजेंट्स. कोलेजन हो जाएगा इंटर सेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस. रिसेप्टर हो जाएगा सेंसरी परसेप्शन. GLUT4 हो जाएगा ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट. इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन नीट 26 में आया है. अब देखते हैं री नीट में आता है ऐसा कुछ या नहीं. ठीक है, तो यहां से आप आंसर अपने आप लगा लीजिएगा. मैंने आपको सॉल्व कर दिया. अ म्यूटेशन इन द जीन एनकोडिंग ह्यूमन हीमोग्लोबिन. एक म्यूटेशन हो गया उस जीन में जो हीमोग्लोबिन बना रहा था. इट रिजल्ट्स इन इनएबिलिटी ऑफ अल्फा एंड बीटा सबयूनिट्स टू अरेंज देमसेल्फ इनटू स्पेसिफिक आर्किटेक्चर. व्हिच लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर इज डायरेक्टली कॉम्प्रोमाइज्ड? तो कहां पे गड़बड़ हो गई है? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में. ठीक है, हीमोग्लोबिन हैज 4 सब यूनिट्स, 2 अल्फा एंड 2 बीटा. वो चेन्स अपने आप को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रही है आर्किटेक्चर में, तो इट मींस क्वाटरनरी स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हुआ है. Which of the following represents the most abundant protein in the entire biosphere? It is ribisco. Collagen is most abundant in the animal world. Collagen is most abundant in human body and human blood, serum albumin. Which of the following represents the most abundant protein? That is the ribisco in the entire biosphere. अगला है assertion reason. A protein thread does not exist as an extended rigid rod throughout its length. हाँ, ये बात सही है, एनसीईआरटी की लाइन है. Specific regions of protein thread are folded into right-handed helices and other secondary forms. दोनों बातें सही हैं और सेकेंड वाली बात पहली बात को एक्सप्लेन कर रही है. 9th. In a clinical case, a patient's immune system fails to produce proteins that fight infectious agents. Which specific protein is likely deficient
Of course, they're talking about immunoglobulins. Immunoglobulins, which are also the antibodies, the glycoproteins, right? एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर भी क्लास 12th में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर में आपने पढ़ा है. द करेक्ट आंसर इज इम्यूनोग्लोबुलिन. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ द 4 levels of protein structure described by biologists? Positional sequence of amino acid, ठीक बात है. 2-dimensional naphthalene like views, नहीं, ये तो केमिस्ट करते हैं. राइट हैंडेड हेलिकल फोल्डिंग, ठीक है. हॉलो वूलन बाउल फोल्डिंग, ठीक है. असेंबली ऑफ मल्टीपल सब यूनिट, ठीक है. तो 1 2 3 4 बातें सही हैं, तो सी होना चाहिए जी आंसर इसमें. आसान क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की लाइन है एज इट इज. 11th. If the first amino acid of a protein is lysine and the last is proline, which of the following is true? पहला वो कह रहे हैं लाइसिन है, तो पहला एन टर्मिनल वाला लाइसिन है कि नहीं है, या प्रोलीन होगा एन टर्मिनल पे. ठीक है जी, शुरू में एन, लास्ट में सी. सो द करेक्ट आंसर विल बी लाइसिन इज एट द एन टर्मिनल एंड प्रोलीन क्योंकि लास्ट है, दैट विल बी एट द सी टर्मिनल. दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन. चलो, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इसेंशियल अमीनो एसिड्स आइडेंटिफाई द करेक्ट लॉजिक. इसेंशियल अमीनो एसिड्स के बारे में, they are non-essential because our body can make them. अच्छा, essential and non-essential ये तो नहीं होगा. They are essential because they must be supplied through diet. They are homopolymer, homo नहीं, hetero होगा. Proteins are heteropolymers. They are only found in collagen. नहीं, ये भी गलत है. So the correct answer is B. Essential है because they must be supplied through diet. Your body cannot produce them. Identify the false statement regarding protein folding. गलत बात. A protein thread is folded like a revolving staircase in some portions. ठीक है. Only right-handed helices are mainly observed in natural proteins. The tertiary structure is not लिखा है यहाँ पे, is not necessary for biological activity. Quaternary structure involves the arrangement of multiple folded polypeptides. So this will be the answer because they are asking for false statement. हमें गलत बात बतानी है. ठीक है. 14. GLUT4 is essential for which of the following processes? भाई ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करता है. रिस्पॉन्डिंग टू द स्मेल ऑफ फूड, नो. ट्रांसपोर्टिंग ग्लूकोज अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. मेंटेनिंग इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस, वो तो कोलेजन होता है. लिंकिंग अमीनो एसिड्स वाया पेप्टाइड बॉन्ड्स, नो. इन द आर्किटेक्चर ऑफ अ प्रोटीन, इफ सब यूनिट्स आर अरेंज्ड एज लीनियर स्ट्रिंग ऑफ स्फीयर्स. सो जब लीनियर स्ट्रिंग ऑफ स्फीयर्स की बात आती है तो हमने पढ़ा था कि ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को रेफर कर रहा है. चलो, मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए आपको. ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चंस के लिए आप मेरी ये किताब खरीदना चाहें तो ले सकते हैं. नीट रैंक रिफाइनर सीरीज, चाहे आप नीट 26 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, नीट 27 के लिए, सो यू जस्ट हैव टू पे ₹750 एंड दिस इज द नंबर वेयर यू कैन ड्रॉप अ मैसेज एंड माई टीम विल गेट बैक टू यू. वो आपसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे. ठीक है. सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अ वेरी ब्राइट एंड प्रॉस्परस फ्यूचर. पढ़ते रहिए, खुश रहिए. मजा आया ना प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स पढ़ के? भाई मुझे तो बहुत मजा आया आपको पढ़ाने में. लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा. फिर मिलेंगे अगले बेहतरीन वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.